नमस्कार, हेल्थ 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी झा। हेल्थ 24 में आज हैरान करने वाले मेडिकल चमत्कार की बात करेंगे। वैज्ञानिकों का वो चमत्कार जिससे कुदरत का निजाम भी बदल जाएगा, यानी मेडिकल की दुनिया में ऐसी नई क्रांति जो पूरी तरह से सफल हुई तो नेत्रहीन भी देख सकेंगे। पैरालिसिस अटैक के शिकार लोग चल सकेंगे और तो और याददाश्त खोने वालों को वापस उनकी याददाश्त मिल जाएगी। दरअसल दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल एलॉन मस्क की नई स्टार्टअप कंपनी ने बड़ा चमत्कार करके दिखाया है। जी हां, दुनिया में पहली बार स्टार्टअप कंपनी न्यूरालिंक ने इंसानी दिमाग में चिप लगाया है, जिससे यह माना जा रहा है कि अगर यह पूरी तरीके से कामयाब हुआ तो ना सिर्फ नेत्रहीन देखने लगेंगे बल्कि न्यूरो संबंधित बीमारियों में क्रांति आ जाएगी। इस नई क्रांति पर बात करने के लिए हमारे साथ कई डॉक्टर्स के पैनल मौजूद हैं, क्योंकि हर आविष्कार के पीछे रिस्क भी होता है। ऐसे में पूरी जानकारी जरूरी है। आज हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं, आइए सबसे पहले उनसे आपका तारुफ करवाते हैं। तो डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि देश के जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट हैं। एम्स में, दिल्ली एम्स में वो HOD रहे हैं न्यूरोलॉजी के विभाग में। साथ ही साथ डॉक्टर आशीष चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि आकाश हॉस्पिटल के MD हैं और जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन भी हैं। इसके साथ डॉक्टर राहुल चौधरी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि I7 के MD हैं और नेत्र रोग जिसके जो समस्याएं होती हैं उनके विशेषज्ञ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चूंकि आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो हम कह रहे हैं कि एक बड़ी क्रांति के तौर पर इसे देखा जाएगा अगर ये सफल हुआ तो सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगी डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और इस जानकारी जिस तरीके से आई है कि ये एक बड़ा आविष्कार होगा, एक बड़ी क्रांति होगी, आपने अपना जो पूरा करियर है उसमें न्यूरो में खास करके आपने बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारे रिसर्च किए हैं। सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी कि इसे कैसे आप लोग देख रहे हैं और क्यों इसे कहा जाए कि ये बड़ी क्रांति के तौर पर देखा जाएगा। नमस्कार, मैं अभी एम्स से रिटायर होकर फोर्टिस हॉस्पिटल बसंत कुंज में काम करता हूं। जस्ट आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं। और ऐसे इस विषय पर मैं यह कहना चाहूँगा कि हमारे दिमाग में बिजली के करंट से सारे काम होते हैं। जैसे बिजली के करंट तार के जरिए इधर से उधर ट्रांसमिट होते हैं, जाते हैं, वैसे ही हमारे ब्रेन से मैसेजेस जाते हैं, वो बिजली के करंट के रूप में हमारे सभी अंग प्रत्यंग में जाते हैं और उसी से हम सारा काम करते हैं। इसका जो कंट्रोल एंड कमांड सेंटर है वो ब्रेन है। ब्रेन मैसेज देता है तो हाथ चलता है, ब्रेन मैसेज देता है तो पैर चलता है। ब्रेन के परसेप्शन से ही हम देख पाते हैं, सुन पाते हैं। अभी जो क्रांतिकारी आविष्कार हो रहा है, यद्यपि 1973 से ही इस पर बहुत कुछ काम होना शुरू हो गया है, लेकिन अभी जो चमत्कारिक अन्वेषण है वो यह है कि ब्रेन में चिप लगा करके हम जो सोचते हैं उस सोच के सहारे हम उस करंट से हम रोबोट को या कंप्यूटर के कर्सर को या इवन ड्रोन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब अभी जो है आप अपने जो सोच रहे हैं उस सोच से आप ड्रोन को कंट्रोल कर लेंगे, कंप्यूटर के कर्सर को कर लेंगे, और अगर रोबोटिक आर्म बना हुआ है तो वो कर लेंगे। दूसरा जो बहुत बड़ा आविष्कार है वो है कि ब्रेन और हमारे हाथ पैर का कनेक्शन जो है कभी कभी एक्सीडेंट में कट जाता है, वो कनेक्शन अब हम वायरलेस के जरिए कर सकते हैं। तो जो पैरालाइज्ड लोग हैं, खासकर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से, वो चल सकते हैं, अपने हाथ को यूज कर सकते हैं और हाथ से जो कुछ टच करें वो ब्रेन को फिर वो मैसेज जा सकता है। ये सब चीजें पहले नहीं हो पाती थी और अभी जो आविष्कार जो आप कह रहे हैं क्रांतिकारी है, सचमुच क्रांतिकारी है, उसमें यह संभव हो सके। लेकिन डॉक्टर प्रसाद, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि न्यूरो की अगर बात की जाए, जिसको हम आम शब्दों में समझाना चाहें तो नर्व की बात हो रही है। सब कुछ ब्रेन और नर्व से कनेक्टेड है। ऐसे में अगर नर्व को कंट्रोल कर लिया जाएगा
तो ये क्या हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियों में कहीं ना कहीं ये फायदा पहुंचाएगा? सिर्फ नर्व से जुड़ी बीमारियां या फिर बाकी और बीमारियों में भी ये कारगर हो सकता है? नहीं, बहुत बीमारियों में कारगर हो सकता है। यहाँ तक कि जैसे हमने कहा कि हम जो सोचते हैं या हम जो पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, वो सभी का करंट के रूप में एक सर्किट बन करके ब्रेन में रहता है। अगर ब्रेन को हम रीड करना सीख जाएंगे तो हम अपनी मेमोरी को भी प्रिजर्व कर सकते हैं। जिनकी मेमोरी लॉस हो रही है उसको भी रिवर्स कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें जो संभव नहीं थी वो हो सकती हैं, लेकिन यह सभी अभी संभावनाएं हैं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो आपने जो इलॉन मस्क का एक्सपेरिमेंट देखा है उसमें यह है कि 3000 से ज्यादा इलेक्ट्रोड्स 4 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया में, मतलब 2 सेंटीमीटर चौड़ा 2 सेंटीमीटर लंबा जितना एरिया होता है उसमें 3000 से ज्यादा इलेक्ट्रोड वो लगा सकते हैं। वह सभी इलेक्ट्रोड जो है हमारे ब्रेन की एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर सकते हैं और स्टिमुलेट भी कर सकते हैं। ये दोनों तरफ से जो आना और जाना करंट का हो सकता है, ये संभव पहले नहीं था। इलेक्ट्रोड के चलते जब होना शुरू हो जाएगा तो बहुत क्रांतिकारी आविष्कार और भी होंगे। उसमें कई वर्ष लगेंगे, लेकिन हाँ, यह पहला कदम है जो बहुत क्रांतिकारी है। जी, यानी कि हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि न्यूरो से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं उसमें जटिलताएं काफी ज्यादा होती हैं, और कहीं ना कहीं इस तरीके के आविष्कार से उन जटिलताओं में कमी तो आएगी ही आएगी, साथ ही साथ कई बीमारियों में ये बेहतर तरीके से काम कर पाएगी। ऐसे में डॉक्टर आशीष चौधरी, मैं आपको जोड़ना चाहूंगी, चूंकि बात हो रही है कि जो लोग देख नहीं पाएंगे ये पाते, उनमें ये कारगर हो सकता है। जो दिव्यांग हैं, जिनके हाथ पांव काम नहीं कर रहे, जो पैरालाइज्ड हो जाते हैं, उनमें ये किस तरीके से काम करेगा? चूंकि जैसा डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद ने बताया कि सब कुछ नर्व से जुड़ा हुआ है। अगर नर्व को कंट्रोल करने वाला कोई सिस्टम आ जाता है, चिप आ जाता है, तो ये बहुत आसान हो जाएगा ब्रेन को मैसेज देना। तो क्या आप किस तरीके से ये देख रहे हैं, खासकर कि चूंकि आप ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और आपके सामने ऐसे बहुत सारे समस्याएं आती होंगी जहां लगता होगा कि कुछ भी अब नहीं किया जा सकता है, तो क्या वो अब कुछ भी इससे खत्म किया जा सकता है? बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। ये जो न्यूरोलिंक एक डिवाइस एक्सपेरिमेंट पे लाया गया ह्यूमंस पे, अगर आप देखें लास्ट 30-40 इयर्स में बहुत प्रोग्रेस हुआ है कि जो पैरालिसिस वाले पेशेंट्स होते हैं, जिनका स्पाइन इंजरी हो जाता है, जिनको न्यूरल प्रॉब्लम होती है और वो किसी ना किसी कारण की वजह से अपने हाथ और पैर को चला नहीं पाते हैं, लेकिन ये जो डिवाइस है एक तरीके का ये बाईपास है कि जो ब्रेन ने सोचा वो एग्जीक्यूट हो गया, चाहे वो कंप्यूटर के थ्रू हो, ड्रोन के थ्रू हो या किसी रोबोटिक आर्म के थ्रू हो। तो इतना सोचना कि ब्रेन में थिंकिंग हो और थिंकिंग प्रोसेस है वो एग्जीक्यूशन हो जाए, ये आई थिंक बहुत पहला स्टेप इस डायरेक्शन में है कि हम कहीं ना कहीं सारी मशीन्स को, कंप्यूटर्स को, फोन्स को अपने ब्रेन के थॉट प्रोसेस से ही कंट्रोल कर पाएंगे। तो निसंदेह अभी तक जो एफर्ट्स हुए, जैसे रोबोटिक्स आजकल भी अवेलेबल है स्पाइन इंजरीज के लिए, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं फोकस यही रहता है कि पूरी तरीके से उसमें पेशेंट इंडिपेंडेंट नहीं हो पाता और कई सारी एक्टिविटीज है वो कर नहीं पाता है। लेकिन इस डिवाइस की वजह से बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज, सिंपल कम्युनिकेट करना, मेल लिखना, कोई ना कोई एक्टिविटी को प्रोसेस करना, अपनी डेली लिविंग की एक्टिविटीज को करना, आई थिंक आप सिर्फ सोचेंगे और कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट करा देगा। यूज उसमें कंप्यूटर का यूज होगा, रोबोटिक आर्म्स का यूज होगा। आई थिंक आज हम ये न्यूरोलिंक का आविष्कार देख पा रहे हैं ह्यूमंस में स्टार्ट होते हुए, बट इसके पीछे जो थॉट प्रोसेस है, जो धारणा, आई थिंक कई सालों से इस प्रोसेस को कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश किया गया होगा। न्यूरोलिंक में सीधा सीधा बाईपास ब्रेन से फंक्शन, अगर ब्रेन फंक्शन सही कर रहा है और नीचे का स्पाइनल कॉर्ड में कहीं भी कोई इंजरी है, न्यूरल प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं ब्रेन से वो एग्जीक्यूशन तक लेके जाने के लिए ये बहुत ही बड़ा स्टेप है। आई थिंक आने वाले कुछ सालों में हम इसको कॉमन यूज में और स्पाइनल इंजरीज की, न्यूरल प्रॉब्लम्स के पेशेंट्स में बहुत रेगुलरली इसको यूज होता हुआ देखेंगे। जाहिर तौर पर, और इसीलिए हम इसे कह भी रहे हैं कि ये क्रांतिकारी मूवमेंट है इसका, और आने वाले समय में ये
स्पष्ट होगा कि किस तरीके से किन मरीजों पर यह काम होगा। ऐसे में डॉक्टर राहिल चौधरी, नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं आप, और जिस तरीके से चर्चा हो रही है कि जो लोग देख नहीं पाते हैं या जिनका विजन कम हो जाता है, और आंख एक बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है, इनके जो नर्व्स होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं, एक बार डैमेज होना मतलब कि डैमेज हो जाना होता है। तो ऐसे में जो नहीं देख पा रहे हैं या फिर जिनकी आईसाइट कमजोर होती जा रही है, उनके लिए ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, ये खबर कितनी दिलचस्प हो सकती है उनके लिए? राइट तो इसमें देखिए, सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि ऑफ कोर्स ये एक बहुत ही प्रॉमिसिंग इन्वेंशन है। तो इससे हमारी मेडिकल टेक्नोलॉजी है वो और ज्यादा एडवांस हो जाएगी, और कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स जिनको आज तक हम नहीं ट्रीट कर पा रहे थे, अब उनको ट्रीट करने के लिए हमारे पास एक नई मोडालिटी अवेलेबल होगी। लेकिन देखिए, जितना इसमें एक्साइटमेंट हो रहा है, उतना ही हमें यह समझना है कि ये बातें मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि न्यूरालिंक के इन्वेंशन से अब आंखों की सारी तरह की जो ब्लाइंडनेस या अंधेपन की शिकायत है वो खत्म हो जाएगी। देखिए, एक इंसान में जब अंधापन आता है तो उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है आंखों की आगे वाला हिस्सा जो पुतली है वो सफेद पड़ रही हो सकता है अंदर का लेंस सफेद हो रहा हो सकता है पर्दे में कोई कमी आ रही हो सकता है काले मोतिया की शिकायत हो। तो ये सारी प्रॉब्लम्स न्यूरालिंक से नहीं ठीक होंगी। इन प्रॉब्लम्स का अपना अलग ट्रीटमेंट है। न्यूरालिंक से हम वो प्रॉब्लम्स ठीक कर पाएंगे जो हमारे ब्रेन में डेफिशिएंसी की वजह से नजर खराब हो जाती है। तो देखिए क्या सिस्टम होता है, जब आंख में लाइट जाती है तो उसमें एक नर्व होती है जो हमारे ब्रेन से कनेक्ट होती है, और ब्रेन में ये सिग्नल्स को परसीव किया जाता है। तो अगर अंधेपन की शिकायत उस कारण से है कि आंख में प्रॉब्लम है तो उसका इलाज अलग होगा। लेकिन अगर ये अंधापन इसलिए आ रहा है कि ब्रेन में प्रॉब्लम थी, ब्रेन परसीव नहीं कर पा रहा जो विजुअल सिग्नल्स आ रहे हैं उसके पास, उनका ट्रीटमेंट हम न्यूरालिंक से अब कर पाएंगे। बट ऑफ कोर्स अब ये जो इन्वेंशन है ये बहुत ही ज्यादा इन्फेंसी में है, इस पे बहुत ज्यादा रिसर्च होनी है। एफडीए ने ह्यूमन ट्रायल्स के लिए अनुमति दे दी है, तो पहले एफडीए में सारे ह्यूमन ट्रायल्स करे जाएंगे, और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उससे हम और ज्यादा पब्लिक को बता पाएंगे कि ये टेक्नोलॉजी कितने ज्यादा फायदेमंद है और कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जो इस टेक्नोलॉजी का एडवांटेज ले पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अभी बहुत नेसेंट स्टेज है जिसको हमें कहते हैं कि अभी शुरुआती तौर पर है और इसको वक्त लगेगा। 6 महीने का वक्त है। अभी कहा जा रहा है कि जिस मरीज में इसको इम्प्लांट किया गया है उसमें अभी 6 महीने तक मॉनिटरिंग होगी कि किस तरीके से ये जो न्यूरालिंक है वो रिएक्शन देता है और किस तरीके से सिग्नल्स आते हैं उसके बाद ही क्लैरिटी मिल पाएगी। लेकिन जाहिर तौर पर इसको इम्प्लांट कर देना भी अपने आप में एक बड़ा कदम है, और ऐसे में डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद एक बार फिर से आपका रुख करूंगी और ये समझने की कोशिश करूंगी कि जिस तरीके से सिक्के से भी छोटा एक चिप है जिसको ब्रेन में इम्प्लांट किया गया है, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि जो आप सोचते हैं उसको प्रिजर्व करने की भी ताकत या क्षमता होती है। बहुत सारे लोग जो होते हैं उनको याददाश्त की समस्या हो जाती है उम्र के साथ, या फिर कोरोना के बाद भी बहुत लोगों में याददाश्त की कमी होने लगी है। ऐसे में क्या अगर ये आविष्कार सफलतापूर्वक देखा जाता है तो क्या इस समस्या का भी निदान हो सकता है जो पार्किंसन डिजीज से जूझ रहे हों या फिर जिनको याददाश्त कमजोर हो रही हो? देखिए, पार्किंसंस डिजीज में ऑलरेडी मशीन के सहारे ट्रीटमेंट होता है जिसको बोला जाता है डीप ब्रेन स्टिमुलेशन जी। इसका उसमें भी इलेक्ट्रोड डाले जाते हैं, एक खास एरिया को स्टिमुलेट किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू, और उससे जो है उनको बहुत मरीजों को फायदा होता है। यह आज से नहीं कई वर्षों से चला आ रहा है और इसमें भी बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं। एक जो समस्या उसमें थी कि आप जो भी होता था एक तरफा होता था। अगर आप ब्रेन में इलेक्ट्रोड है उससे आप देख सकते हैं कि ब्रेन में क्या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है, या आप बाहर से स्टिमुलेट कर सकते हैं उसको ताकि उसको आप जो भी प्रॉब्लम पेशेंट को है उसको ठीक कर सकते। अब क्या संभव है वो है कि यह दो तरफा होगा। आपके ब्रेन से जो इंफॉर्मेशन है वो ली जा सकती है और उसके हिसाब से उसको फिर से मॉड्यूलेट किया जा सकता है, उसको
कंट्रोल किया जा सकता है, उसको चेंज किया जा सकता है। यह जो टू डायरेक्शनल या कहिए कि दोनों दिशाओं से आना और जाना, ये कंट्रोल जो संभव हुआ है वह एक बहुत बड़ा प्रोग्रेस है। और यह जो न्यूरालिंक की बात हो रही है उसमें ये दो तरफा कम्युनिकेशन की बात की जा रही है। उससे ब्रेन में जो चीज हो रही है, जो आदमी सोच रहा है, उसको रिकॉर्ड करके उसको ट्रांसमिट वायरलेसली किया जा सकता है कंप्यूटर पे या रोबोट्स पे, और उससे जो भी आप कराना चाहते हैं रोबोट से करा सकते हैं। और दूसरी चीज है कि रोबोट्स अगर टच करता है तो जो फीलिंग होती है उस फीलिंग को भी ट्रांसमिट किया जा सकता है बैक टू ब्रेन। तो ये दुतरफा जो मैसेज आना और जाने की बात हो रही है, उसी से ये एक बहुत बड़ा आविष्कार के रूप में प्रतीत हो रहा है। जैसा कि सभी लोगों ने कहा कि अभी एक बहुत ही इन्फेंसी स्टेज में है। ये फेज 1, फेज 2, फेज 3 कई स्टडीज होंगी। पहले तो 10, 20, 30 मरीजों में होगी, उसके बाद यह जा करके हो सकता है 50-100 मरीजों में होगी। उसके बाद जब पेशेंट्स में इतना इम्प्रूवमेंट हो जाएगा कि FDA अप्रूव कर देगा, तब आप समझिए कि यह मार्केट में आएगा। अभी इसमें कई वर्षों की यात्रा है, लेकिन यह जानकर बहुत खुशी होती है कि इस डायरेक्शन में आविष्कार बढ़ रहा है, साइंटिफिक एडवांसमेंट हो रहा है, कि आने वाले दिनों में यह सब संभव है कि हम रोशनी को, चलने फिरने को, अपने हाथ से, जो पैरालाइज्ड हैंड है उससे काम करने के लिए सक्षम हो पाएंगे। यह एक बहुत बड़ी सोच है और शायद संभव भी है। बिल्कुल, और इसीलिए शायद ये कहा जा सकता है कि विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ा मोटिवेशन के तौर पर भी इसे देखा जाएगा। ऐसे में डॉक्टर आशीष चौधरी, आपका रुख कर रही हूँ। जैसा डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद ने कहा कि चाहे रोशनी हो, चाहे हाथ के लिए हो, चाहे पैर के लिए हो, ये बड़ा कामयाब हो सकता है अगर ये सफल होता है। तो बहुत सारे लोगों में प्रोस्थेटिक लेग्स लगते हैं या हाथ में उनको लगाया जाता है। अगर इस तरीके की चिप का इस्तेमाल हुआ तो क्या जो प्रोस्थेटिक लेग लगाए जाते हैं उनमें आसानी हो सकती है, उनमें चलना फिरना आसान हो सकता है, जिनके पैर बिल्कुल कट चुके हैं और प्रोस्थेटिक लेग लगाया गया है? बिल्कुल, आज के ज़माने में भी जिन लोगों को प्रोस्थेटिक लेग होता है उसमें बहुत सारी ऑप्शंस आती हैं, जिसमें लेटेस्ट एडवांस ऑप्शंस में ऐसी ऑप्शंस हैं जिसमें कहीं ना कहीं वो न्यूरल लिंक से उसकी कंट्रोल बेटर हो सकता है। आमतौर पे जो प्रोस्थेटिक लिंक लगाते हैं वो चल तो पाते हैं, लेकिन उनका जो फंक्शन है, उनका गेट है, बिल्कुल परफेक्टली नॉर्मल नहीं होता और कहीं ना कहीं कुछ एक्टिविटीज में उनको करने में बहुत दिक्कत होती है। तो ये एक ऐसा जो डिवाइस क्रिएट हो रहा है, अगर हम इससे कोऑर्डिनेशन को बेटर कर पाएंगे, न्यूरल सिग्नलिंग को बेटर कर पाएंगे और प्रोस्थेटिक लिम्ब को और स्मूथली उसको ऑपरेट कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं प्रोस्थेटिक लिम्ब की लाइफ भी बढ़ेगी और पेशेंट को ऑलमोस्ट नॉर्मल जैसा फील होगा चलने में या उस लिम्ब को इस्तेमाल करने में। तो प्रोस्थेटिक लिम्ब की एडवांसमेंट में ये एक अगर वाइटल लिंक ऐड हो जाता है तो डेफिनेटली उसकी परफॉर्मेंस में, उसकी लॉन्गेटिविटी में और पेशेंट एक्सपीरियंस में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। आज की डेट से इनसिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट होगा। ओनली थिंग इज, जब ये न्यूरल लिंक सक्सेसफुल होगा फेजेस में और ये एक्चुअल पेशेंट में प्रोस्थेटिक लिम्ब पे अप्लाई करेंगे, कहीं ना कहीं कुछ चैलेंजेस जरूर आएंगे, बट आई थिंक एक स्टेप उठाया है तो इसको आगे तक लेके जाएंगे और जब ये सक्सेसफुल क्लिनिकल केसेस बनेंगे वहां जाके हमें इसका रियल बेनिफिट पेशेंट्स में क्या मिल रहा है वो पता लगेगा। बिल्कुल, अभी तो समय पे निर्धारित है, लेकिन संभावनाएं तलाशी जा रही हैं कि वो जो संभावनाएं हो वो बेहतर तरीके से निकल कर आए ताकि मानव जाति के लिए वो एक वरदान से कम ना हो। ऐसे में डॉक्टर चौधरी, आपने जिस तरीके से नेत्र के बारे में बताया कि बहुत सारी परेशानियां होती हैं आंखों को लेकर के और ज़रूरी नहीं है कि न्यूरालिंक की जो वो चिप है वो हर परेशानी को ठीक कर दे, लेकिन अगर मोटे तौर पर फिर से हमारे जो दर्शक समझना चाहें, क्योंकि भारत में पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, विश्व में सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं और ऐसे में आंखों की समस्या समय के साथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, तो अगर छोटी मोटी जैसे समस्याएं हैं उन समस्याओं में अगर ये सफलतापूर्वक देखा जाएगा तो किन किन समस्याओं में आंखों की जो प्रॉब्लम है वो कम हो सकती है? देखिए, न्यूरालिंक को थोड़ा सा मैं और
कोशिश करता हूं सिंपली समझाने के लिए। तो बेसिकली हमने जो ब्रेन की फंक्शन है उसको हम इनहैंस कर सकते हैं, या जो फंक्शन उसका कम था उसको हम नॉर्मलाइज कर सकते हैं, काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। तो आप ये देखिए, आंख में जैसे मैं बात कर रहा था, आजकल बायोनिक आईज करके भी चीज आती है कि अगर आंख में पर्दे में कुछ इश्यू है जिससे आप देख नहीं पा रहे, तो पर्दे में हम एक कंप्यूटराइज्ड चिप लगा देते हैं जिससे वो पेशेंट जो है वो देख सकता है। लेकिन अब इस न्यूरालिंक से हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो और एडवांस हो गई है। तो विजुअल कॉर्टेक्स जो ब्रेन का हमारा एक हिस्सा होता है, अगर उस हिस्से में इनएक्टिविटी है या उस हिस्से की वजह से विजुअल डिस्टर्बेंसेस आ रही हैं और इंसान देख नहीं पा रहा, तो अब उस लेवल तक ट्रीटमेंट भी हम कर सकते हैं कि उसको ट्रीट करके पेशेंट को दोबारा दिखा सकते हैं। लेकिन अभी भी हमें यह समझना है कि ऑल्दो हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, लेकिन अभी जितनी डिस्कशन हो रही है और जितना मैंने इसके बारे में पढ़ा है, अभी ये बातें ज्यादा थ्योरेटिकली पॉसिबल दिख रही हैं। प्रैक्टिकली इसका फाइनल आउटकम पेशेंट में कितना आएगा, ये तो हमें जब स्टडीज और होंगी, रिसर्च और होगी, नहीं, वक्त लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, वक्त लगेगा। और अभी भी 6 महीने का वक्त दिया गया है। साइंस ने फर्स्ट स्टेप ले लिया है कि अब हम ब्रेन की एक्टिविटीज को भी कंट्रोल कर सकते हैं। एंड टाइम के साथ जब ये टेक्नोलॉजी और एडवांस हो जाएगी तो ऑफकोर्स हम अपने पेशेंट्स को और ज्यादा एडवांटेज दे पाएंगे, और जो हैंडीकैप है, जो नजर की वजह से, ब्लाइंडनेस की वजह से होता है, उसका बर्डन हम लोगों का और कम कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे में जाते जाते डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद, एक सवाल और भी करना चाहूंगी, क्योंकि ये ब्रेन से जुड़ा मामला है और नर्व से जुड़ा मामला है, और आपने शुरुआत में जैसे कहा कि इस चिप से ब्रेन के इमोशन, मोशन सबको परखा जाएगा और कहीं ना कहीं प्रिजर्व करने की कोशिश की जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये जहन में भी सवाल उठता है कि जब आप दिमाग को कंट्रोल करने लगते हैं तो क्या इसके उलट परिणाम भी हो सकते हैं? इलॉन मस्क ने 2019 में एक पेपर पब्लिश किया उन्होंने, और उसके बाद उसमें उन्होंने ये सब संभावनाएं दिखाई जो कि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो लोगों ने उसके एक तरह से कह सकते हैं क्रिटिसिज्म में, उसकी आलोचना में कई पेपर्स निकाले, यह कह करके कि इतना ज्यादा अगर हम ब्रेन को कंट्रोल करने लगेंगे तो हो सकता है कि आप ब्रेन की क्रिएटिविटी को, बिल्कुल, उसको भी कंट्रोल करना शुरू कर दें। इसका मतलब कि आप जिस तरह की सोच का आदमी चाहते हैं, हो सकता है उस तरह की सोच के आदमी बनाना शुरू कर दें, या आदमी को कन्वर्ट करना शुरू कर दें। यह एक बहुत ही अनएथिकल काम होगा, और कई एथिसिस्ट ने उस पे उसकी आलोचना भी की कि यह जो एडवांसमेंट है, साइंटिफिक एडवांसमेंट, यह आप कहिए कि अनमिक्स्ड ब्लेसिंग नहीं है। इसमें जो है ऐसी भी संभावनाएं हैं कि हम मानव को बदल दें या मानव को कंट्रोल करना शुरू कर दें, और इस तरह से हम कभी ऐसा भी हो सकता है कि अपने सभी लोगों को अपने मन लायक सोच की बनाना शुरू कर दें। इस तरह की संभावनाएं कहिए कि सोचते हुए लोगों ने इसकी आलोचना की और बोला कि ये एथिकली जो है बहुत सही एडवांसमेंट नहीं है जी। ऐसे यह हम कह सकते हैं कि उन लोगों की एक तरह से एप्रीहेंशंस हैं, उस लेवल तक साइंस पहुंच पाएगा अभी तो बहुत ही मुश्किल लगता है, लेकिन ठीक है, यह जरूर ऐसे है। सवाल उठने भी चाहिए डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद, ताकि चेक एंड बैलेंस रहे। और ऐसे में हमें लगता भी है कि किसी भी चीज़ को अप्रूवल देने से पहले तमाम जो एजेंसियां हैं वो इन सभी बातों का ख्याल रखती है। और इसी पर चर्चा खत्म करते हुए आप सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला और हमारे दर्शकों को बारीकी से इस विषय में जानकारी दी है। आपने हमारे एक्सपर्ट से सुना कि कैसे विज्ञान की नई खोज से आने वाले समय में हेल्थ के क्षेत्र में बड़ी क्रांति हो सकती है। ऐसे में उम्मीद यही है कि इस नए आविष्कार से मानव जाति को एक नया वरदान मिलेगा। अगले सप्ताह आपकी सेहत से जुड़ी एक और समस्या और उसके समाधान को लेकर हेल्थ 24 में हाजिर होंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए न्यूज़ 24।